Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the subject Civil Procedure Code 1908. In today's video we will discuss section 11 of CPC, which is about res judicata. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Let's move towards the topic. Res judicata. अगर हम रेस जुडिकेटा के मीनिंग को देखें तो रेस और जुडिकेटा दो अलग अलग वर्ड्स हैं। रेस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकेटा मीन द थिंग विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। सो अगर हम रेस जुडिकेटा को एज अ होल देखें तो रेस जुडिकेटा सिंपली मीन्स सब्जेक्ट मैटर विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये था रेस जुडिकेटा का मीनिंग। अब हम चलते हैं रेस जुडिकेटा की डेफिनेशन के ऊपर। वैसे तो बहुत से ज्यूरिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन हम यहाँ एक स्पेसिफिक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी है स्पेंसर सॉवर ने। स्पेंसर सॉवर ने रेस जुडिकेटा को डिफाइन करते हुए ये कहा कि रेस जुडिकेटा मीन्स अ फाइनल जुडिशियल डिसीजन which is pronounced by a judicial tribunal having competent jurisdiction over the cause or matter in litigation and over the parties thereto. ये थी स्पेंसर सॉवर की डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं कि स्पेंसर सॉवर ने एक्चुअली कहा क्या है। सो स्पेंसर सॉवर ने सिंपली ये कहा है कि रेस जुडिकेटा का मतलब है ऐसा फाइनल जुडिशियल डिसीजन जो कि किसी ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ ने दिया है जिसकी इतनी कॉम्पिटेंसी थी, जिसके पास इतनी जुरिस्डिक्शन थी कि वो इस कॉज ऑफ एक्शन या इस सब्जेक्ट मैटर पर अपना डिसीजन सुना सकती। मीन्स दैट कोर्ट वॉज कॉम्पिटेंट इनफ टू डिसाइड द केस। ये थी रेस जुडिकेटा की डेफिनेशन। उसके बाद जब आप रेस जुडिकेटा को एक्सप्लेन करेंगे तो नेक्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ द रेलिवेंट प्रोविजन which deals with the topic of doctrine of res judicata. So you will simply say that section 11 of civil procedure 1908 defines or deals with the term res judicata. Now moving on to the basis of doctrine of res judicata कि रेस जुडिकेटा की बुनियाद क्या है, रेस जुडिकेटा किन पर बेस करता है। सो रेस जुडिकेटा इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन 3 लैटिन मैक्सिम्स। अब वो मैक्सिम्स कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं वन बाय वन। So the first maxim on which the doctrine of res judicata is based is nemo dabit lix vexri prona et idem causa. इसका मतलब क्या है that no man should be vexed twice over for the same cause. अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बंदे को किसी एक कॉज ऑफ एक्शन पे, किसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बार बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। यहाँ पर वेक्स्ड का क्या मतलब है कि किसी एक बंदे को एक ही सब्जेक्ट मैटर पर आप बार बार एनॉय नहीं कर सकते। बार बार एक ही सब्जेक्ट मैटर है और उसी पर आप बार बार उस बंदे के खिलाफ केस फाइल कर रहे हो ताकि उस बंदे को बार बार पनिशमेंट हो, तो ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 11 और आई थिंक आर्टिकल 12, ये आप कंफर्म कर लें कि ये डील करता है डबल जियोपार्डी के साथ। उसमें क्या बताया हुआ है, डबल जियोपार्डी में हमें क्या बताया हुआ है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, कि किसी एक ही ऑफेंस के लिए सेम कॉज ऑफ एक्शन पर एक बंदे को 2 बार सज़ा नहीं होगी। सेकंड मैक्सिम है इंट्रस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम। इसका क्या मतलब है, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन, कि ये रियासत का इंटरेस्ट है कि दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं तो उनको एक ही बार एक ही केस को डिसाइड कर लिया जाए ताकि वो केसेस बार बार फाइल ना हो। अगर एक बंदा एक ही सब्जेक्ट मैटर पर बार बार केसेस फाइल करेगा
तो अदालतों में क्या होगा, केसेस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं होगा। तो इस सूरत में ये रियासत का इंटरेस्ट है कि वो लिटिगेशन के सिस्टम को एंड करे, ताकि सारों को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। Third maxim on which the res judicata based is res judicata provitate occupitur। इसका क्या मतलब है? A judicial decision must be accepted as correct या judicial decision must be accepted as true। यानी कि अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी सब्जेक्ट मैटर पर जुडिशियल डिसीजन दे दिया है, कोई फैसला सुना दिया है, तो तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस जुडिशियल डिसीजन को फॉलो करें और उस जुडिशियल डिसीजन को वो ट्रू एक्सेप्ट करें, यानी कि जो फैसला आ गया है वो उसको माने। ये था बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। अब हम चलते हैं इसेंशियल्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेस जुडिकेटा कि सेक्शन 11 की फुलफिलमेंट के लिए किन बुनियादी ज़रूरतों का होना ज़रूरी है, किन बुनियादी इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट, वही बात जो हमने रेस सब जुडिस में की, दैट देयर मस्ट बी सेम पार्टीज़ सेम होनी चाहिए, फॉर्मर सूट में भी, सब्सिक्वेंट सूट में भी। सेकेंडली, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, जिस चीज़ पर वो मुकदमा कर रही हैं पार्टीज़ वो दोनों केसेस में सेम होना चाहिए, डायरेक्टली भी सेम होना चाहिए एंड सब्सटेंशियली भी सेम होना चाहिए। means a matter shall be directly in issue which has been alleged by one party and denied or admitted by the other party। डायरेक्टली और सब्सटेंशियली का मीनिंग मैंने रेस्ट सब जुडिस में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था, आप वहाँ से सुन सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि बोथ पार्टीज़ मस्ट बी कॉन्टेस्टिंग अंडर द सेम टाइटल। ठीक है, कि पार्टीज़ का टाइटल सेम होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ फॉर्मर सूट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए कि जिस मैटर पर सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है उस मैटर पर फॉर्मर सूट ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड कर लिया, उस पर डिसीजन दे दिया हो। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कि जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट पर डिसीजन दिया है, फॉर्मर सूट जिस केस कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड किया है, वो कोर्ट इतनी कॉम्पिटेंट इनफ है कि उसकी इतनी जुरिस्डिक्शन थी कि वो उस केस पर अपना फैसला सुना सकती थी। सो कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट आ गई। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आती हैं कि किन सिचुएशंस में, किन सर्कमस्टांसिस में रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले तो हमने डिस्कस कर लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स कि अगर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स फुलफ़िल होंगे तो सेक्शन 11 सिंपली एप्लीकेबल हो जाएगा विदाउट एनी डाउट, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन इसमें है ही नहीं। अगर ये इंग्रेडिएंट्स फुलफ़िल होते हैं तो सब्सिक्वेंट सूट जो है वो बार्ड हो जाएगा, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। अब हमने देखनी है कि वो सिचुएशंस कौन सी हैं। सो फर्स्ट आती है हमारे पास, if the court of law thinks that the judgment of former suit is obtained by fraud, then the doctrine of res judicata won't be applied। अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ को ये लगता है कि फॉर्मर सूट का डिसीजन फ्रॉड की बेसिस पर किया गया है तो वो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, सब्सिक्वेंट सूट बार्ड नहीं होगा। सेकंड, अगर जिस कोर्ट ऑफ लॉ ने फॉर्मर सूट का डिसीजन दिया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी, मतलब उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो उस सूरत में भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सेक्शन 11 विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन इन द सब्सिक्वेंट सूट। अगर कॉज ऑफ एक्शन फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट में डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो सब्सिक्वेंट सूट बार्ड नहीं होगा, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ वन इज़ वही बात कि अगर पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी तो उन सूरत में भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्मर सूट में कोई और पार्टीज थी क्लेम कर रही थी, सब्सिक्वेंट सूट में दूसरी पार्टीज क्लेम कर रही थी, तो उस सूरत में भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ एक्सेप्शन आती है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन लॉ।
अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब लॉ में किसी किस्म का कोई चेंज आया है, जब लॉ में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट आई है और उस सूरत में न्यू लॉ जो है वो पार्टीज़ के लिए न्यू राइट्स क्रिएट कर रहा है, तो वो तमाम राइट्स जो हैं वो बार्ड बाय लॉ नहीं होंगे। तब सेक्शन 11 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, रेस जुडिकेटा नहीं अप्लाई होगा। अब हमने देखना है कि रेस जुडिकेटा का इफ़ेक्ट क्या आता है। अगर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो जाता है, तमाम इंग्रेडिएंट्स फुलफ़िल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो सिंपली रेस जुडिकेटा का सिंपल एक इफ़ेक्ट है कि जब तमाम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर्मर और सब्सिक्वेंट सूट के फुलफ़िल हो जाते हैं, तो फ्रेश सूट यानी कि जो सब्सिक्वेंट सूट है, जो बाद में आने वाला सूट है, उस पर लॉ की तरफ से लिमिटेशन लगा दी जाती हैं। दैट फ्रेश सूट इज़ बार्ड बाय लॉ। वो फ्रेश सूट की प्रोसीडिंग होती ही नहीं है, वो सूट ट्राई ही नहीं होता, वो कोर्ट ऑफ लॉ उस किस्म का कोई सूट लेती ही नहीं है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ रेस जुडिकेटा। सो देर आर बेसिकली two kinds of res judicata. Number one is actual res judicata and second is constructive res judicata. Let's discuss these one by one. First is actual res judicata. Actual res judicata का मतलब क्या है? It means when a matter is actually resolved by a competent court between the parties in earlier suit, then in such cases such suit cannot be reopened, such subject matter cannot be reopened through the subsequent suit. यानी कि एक्चुअल रेस जुडिकेटा ये कहता है कि अगर कोई मैटर जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर्मर सूट में पार्टीज़ के दरमियान रिजॉल्व हो चुका है, उस केस पर डिसीजन आ चुका है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर जो है वो सब्सिक्वेंट सूट में दोबारा फाइल नहीं किया जाएगा। मतलब कि सब्सिक्वेंट सूट बार्ड हो जाएगा, तो वो हमारे पास आता है एक्चुअल रेस जुडिकेटा। Second is constructive res judicata. Constructive res judicata is basically an artificial form of actual res judicata. Constructive res judicata means if a plea could have been taken by a party in proceeding between him and his opponent, and if he fails to take that plea, he won't be allowed to relitigate the same matter using the same plea. मतलब कि अगर कोई बंदा किसी केस के अंदर कोई ऐसी प्ली ले सकता था जो कि उसने नहीं ली, जिस प्ली को उसे लेना चाहिए था उसने वो प्ली नहीं ली, और बाद में अगर वो चाहता है, बाद में दोबारा वो कोर्ट ऑफ लॉ में आता है और ये कहता है कि मैं वो प्ली लेना चाहता हूँ, मैं वो रिलीफ लेना चाहता हूँ, तो उस सूरत में वो चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात आती है, अगर जुरिस्डिक्शन की बात आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, ए और बी। अब ए पार्टी ने क्लेम किया है किसी ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ में जो कि कॉम्पिटेंट इनफ नहीं थी, जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और बी जो कि हमारे पास सेकंड पार्टी है, उसको ये बात पता है कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन उसने उस वक्त ये चीज़ रेज़ नहीं की, तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये समझा जाएगा कि वो पार्टी ये चीज़ रेज़ करना ही नहीं चाहती थी, वो ये प्ली लेना ही नहीं चाहती थी। इट शैल बी डीम्ड दैट सच पार्टी डोंट वांटेड टू टेक दैट प्ली। तो उस सूरत में अगर वो बंदा दोबारा केस फाइल करता है ऐसी प्ली लेने के लिए, तो वो केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। सो we can simply say that res judicata is not only applied in civil cases, but res judicata is applicable in criminal cases in the form of concept of double jeopardy. It is also applicable in constitutional and administrative laws. So that was the whole discussion on the concept of doctrine of res judicata. I hope that you all understood this topic. If you have still any confusion, any query, you can tell me in comment box. And if you people understood this topic, please give this video a like, comment, and most importantly, don't forget to subscribe the channel. Do follow me on Instagram, Study Law with Bushra. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.